हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है डीएससी का अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज़म इन इंडियन हिस्ट्री बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर, इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट की सारी यूनिट्स को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज़म की इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला टॉपिक है शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है? तो अर्बनाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो जनसंख्या है यानी कि जो लोगों का समूह है वो बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांव को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की तरफ स्थानांतरण करने लगता है। यानी कि जब ग्रामीण जनसंख्या, जब गांव में रहने वाले लोग शहरों की तरफ जाने लगते हैं एंड वहीं पर सेटल हो जाते हैं शहरों में जाकर ही, तो इस प्रक्रिया को ही शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो लोग जो कि गांव में रहते हैं, जिनके घर गांव में है, वो क्या करते हैं, अलग अलग कारणों से शहरों की तरफ जाने लगते हैं एंड वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ही शहरीकरण कहा जाता है। शहरीकरण के कई मुख्य कारण होते हैं, जैसे जो लोग होते हैं वो कई कारणों से स्थानांतरण करते हैं यानी कि माइग्रेशन करते हैं गांव से शहरों की तरफ। कई कारण है उसके, जैसे रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए या बेहतर जीवन स्तर के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में रोज़गार के ज़्यादा अवसर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज़ होती है वो शहरों में ही देखने को मिलती है। ठीक है, कंपनीज़ बड़ी बड़ी वो भी शहरों में ही स्थापित होती है। तो इस वजह से शहरों में रोज़गार के ज़्यादा अवसर होते हैं एंड शिक्षा भी शहरों में बेहतर देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स जो है वो शहरों में ही होते हैं। ठीक है, एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी हमको शहरों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि गांव के सभी लोग खेती तो कर नहीं सकते, तो कुछ लोग होते हैं जो कि किसी दूसरे प्रोफेशन में इंगेज हो जाते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, गांव से छोड़कर यानी कि गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगते हैं, यानी कि माइग्रेशन कर लेते हैं। इसी को शहरीकरण कहा जाता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं? इसके प्रभाव ये होते हैं कि शहरों में जनसंख्या की वृद्धि होने लगती है, यानी कि शहरों की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव पड़ता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बाधित हो जाता है। अब जब सभी लोग गांव से शहरों की तरफ जाने लगेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा विकास सरकार किसका करेगी, शहरों का करेगी। ठीक है, एंड यही देखने को मिलता है, जब ग्रामीण जनसंख्या शहरों की तरफ चली जाती है तो जो सरकार है उसका भी ध्यान गांव की तरफ नहीं जाता एंड वो क्या करते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट शहरों का करते हैं। इसीलिए शहरों में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड शहरों का विकास जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ मूलभूत प्रभाव है जो कि शहरीकरण के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं अर्बनिज़म यानी कि शहरीकरण की दूसरी जो परिभाषा है अर्बनिज़म, वो क्या होता है। तो अर्बनिज़म का मतलब होता है शहरों की जीवन शैली, शहरों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, शहर में रहने वाले लोगों का जीवन जीने का तरीका, इसको अर्बनिज़म कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे भी शहरीकरण ही कहा जाता है। एंड अर्बनिज़म इसमें क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है कि शहर में जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, क्या उनकी जीवन शैली होती है, क्या उनकी संस्कृति है, तथा कैसे वो एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार के तरीके क्या होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए देख लेते हैं। तो इसकी मुख्य विशेषताएं होती है उच्च सामाजिक जटिलता। उच्च सामाजिक जटिलता का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि शहरों में हमको उच्च सामाजिक जटिलता देखने को मिलती है, क्योंकि जब अलग अलग गांव के लोग एक ही शहर में आकर बस जाएंगे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कल्चर भी होगा। जैसे अब जो शहर है वहाँ पर हर गांव का व्यक्ति आएगा, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो व्यक्ति हरियाणा का हो। ठीक है, तो एक ही शहर में जब अलग अलग गांव के लोग आने लगेंगे तो क्या होगा, उनका कल्चर भी उनके साथ आएगा।
एंड डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी शहरों में। ठीक है, तो इसीलिए शहरों में हमको उच्च सामाजिक जटिलता देखने को मिलती है, क्योंकि शहरों में अलग अलग लोग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म तथा अलग अलग व्यवहार करने वाले लोग एक साथ शहरों में रहते हैं। तो इसलिए शहरों में हमको विविधता तथा डाइवर्सिटी देखने को भी मिलती है। विविध सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इसमें भी ये शामिल होगा। अलग अलग गांव से लोग जब एक ही शहर में आएंगे तो क्या होगा, उनका अलग अलग रहन सहन होगा, अलग अलग तौर तरीके होंगे, उनकी संस्कृति अलग होगी, तो वो अपनी संस्कृति के अनुरूप ही शहर में अपनी गतिविधियाँ करेंगे। तो अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी हमको शहर में देखने को मिलती है। बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी शहर में देखने को मिलती है। शहर में बुनियादी सुविधाएं सबके पास होती हैं, ठीक है, एंड इसकी उपलब्धता गांव से ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसकी होगी मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट है महत्व। शहरीकरण जो है इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण सामाजिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए शहरीकरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि शहरीकरण सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ा देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है शहरी ग्रामीण सीमा क्षेत्र, यानी कि अर्बन रूरल फ्रिंज। इसका मतलब क्या होता है? शहरी ग्रामीण सीमा क्षेत्र का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो वो जगह जहाँ पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र आपस में मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? शहरी ग्रामीण सीमा क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि गांव तथा शहर के बॉर्डर पर जो क्षेत्र होता है, ठीक है, गांव तथा शहर की सीमा पर जो क्षेत्र होता है उसी को शहरी ग्रामीण सीमा क्षेत्र कहा जाता है। अभी इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर दोनों प्रकार की विशेषताओं का समावेश देखने को मिलता है। क्योंकि ये शहरी ग्रामीण सीमा क्षेत्र है तो यहाँ पर हमको शहरों की विशेषता भी देखने को मिलेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता भी देखने को मिलेगी। यानी कि समावेश होता है शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों का। ये समावेश होता है शहरी तथा ग्रामीण संस्कृति का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कृषि भूमि भी देखने को मिलती है तथा औद्योगिक विकास भी देखने को मिलता है। यानी कि इन दोनों का मिक्सचर होता है, कृषि भूमि तथा औद्योगिक विकास का। थर्ड है अव्यवस्थित विकास तथा अतिक्रमण। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग रहना चाहते हैं जो कि अपने गांव तथा शहर दोनों से कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पर आकर बस जाते हैं। ठीक है, वो लोग जो ना तो अपने गांव से दूर होना चाहते, ना अपने शहर से दूर होना चाहते, तो वो लोग क्या करते हैं, इस क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर आकर रहने लगते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि हाई पॉपुलेशन एंड अव्यवस्थित विकास भी यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर विकास काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सबसे ज़्यादा विकास शहरों में देखने को मिलता है एंड उससे कम विकास ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है, एंड सबसे कम विकास जो है वो शहरी ग्रामीण सीमा क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब इसका महत्व क्या होता है? शहरी विस्तार के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसका विकास भी आगे चलकर लॉन्ग टर्म में शहर के रूप में हो जाता है। ठीक है, दूसरा है शहरीकरण तथा ग्रामीण जीवन के बीच में इससे संतुलन बना रहता है, तो ये इसका महत्व है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शहरीकरण तथा नगरीकरण को समझने के लिए, यानी कि अर्बनाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए स्रोतों का सर्वेक्षण तथा इतिहास लेखन। यानी कि इतिहास में हमको अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण के बारे में क्या क्या पढ़ने को मिलता है, एंड शहरीकरण को और अच्छे से समझने के लिए कौन कौन से स्रोतों का सर्वेक्षण किया जाता है, इसमें आपको ये जानना होगा। तो आइए जानते हैं। तो स्रोत, बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनका सर्वेक्षण यानी कि सर्वे किया जाता है शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, शहरीकरण को समझने के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं।
पुरातात्विक स्रोत, जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी कहा जाता है, ये वो सोर्सेज होते हैं, वो स्रोत होते हैं जो कि हमको खुदाई के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी कि ये अवशेष होते हैं पुरानी वस्तुओं के, जो कि खुदाई के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं, जैसे इमारतों के अवशेष, सड़कों के अवशेष, जल निकासी प्रणाली के अवशेष, ये सब। जैसे जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की गई, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तो उस दौरान भी हमको खुदाई से बहुत सारे स्रोत प्राप्त हुए, ठीक है, जिनके बारे में पढ़कर हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये जो स्रोत होते हैं, इनका सर्वेक्षण करने के बाद, यानी कि इनका सर्वे करने के बाद हमको क्या पता चलता है, शहरीकरण के बारे में पता चलता है। अब बहुत सारे स्रोत हैं जो कि हमको खुदाई से मिलते हैं, जैसे सिक्के, औजार, पोटरी, ठीक है, ये सब। पोटरी का मतलब होता है मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से बने बर्तन या किसी धातु के बने बर्तन, सिक्के, औजार, ये भी हमको खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, जिससे हमको पुरानी सभ्यता के बारे में तथा शहरीकरण के बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुछ साहित्यिक स्रोत भी होते हैं, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज भी होते हैं, जो कि हमको शहरीकरण के बारे में और अच्छे से डिफाइन करते हैं। जैसे वैदिक साहित्य मिलता है हमको, महाभारत, रामायण, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, जैसे त्रिपिटक। इन सबको पढ़कर हमको किसके बारे में पता चलता है, शहरीकरण के बारे में पता चलता है। जैसे जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि कुरुक्षेत्र था, हस्तिनापुर नाम की भी जगह थी, इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। इन सब के नाम हमको जानने को मिलते हैं महाभारत से। सेम रामायण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी अयोध्या तथा जनकपुरी आदि का उल्लेख हमको मिलता है। तो ये सब भी राज्य थे, शहर थे, जिनकी व्यवस्था का भी हमको पता चलता है जब हम इनका अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से ये जो लिटरेरी सोर्सेज है, यानी कि साहित्यिक स्रोत है, ये भी हमको शहरीकरण के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इन सब से भी हमको पता चलता है कि उस टाइम पर बहुत सारे महाजनपद थे, ठीक है। जनपदों का उल्लेख भी हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथों से। तो इन सब ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद हमको किसके बारे में पता चलता है, शहरीकरण के बारे में पता चलता है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यानी कि फॉरेन अकाउंट्स का भी सर्वेक्षण किया जाता है, जो कि हमको हेल्प करता है हमारी अर्बनाइजेशन को अच्छे से समझने में। जैसे मेगास्थीनीज की बुक इंडिका, चीनी यात्री फाहियान और वेन्सांग के विवरण, ठीक है। तो इन सब के बारे में सर्वेक्षण करके अर्बनाइजेशन के बारे में अच्छे से पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा शिलालेख व अभिलेखों का भी उपयोग किया जाता है शहरीकरण को समझने में। जैसे अशोक के अभिलेख देखने को मिलते हैं, अशोक ने जो स्तंभ लेखन करवाए थे, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग राजवंशों के सिक्कों पर अंकित जानकारी से भी हमको पता चलता है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सा शासनकाल था, किसका शासनकाल था, कौन सा साम्राज्य था, तथा वहाँ पर शहरीकरण की क्या व्यवस्थाएं थी। ये सब हमको अलग अलग राजवंश के सिक्कों को देखकर भी पता चलता है, ठीक है। आइए अब जानते हैं इतिहास लेखन के बारे में। तो जब हम इतिहास लेखन के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमको शहरीकरण का इतिहास देखने को मिलता है कि शहरीकरण इतिहास में कैसा था, किस हद तक शहरीकरण था तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। तो पहला है पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसमें हमको पता चलता है धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में कि जब शहरीकरण था तो धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी। सेकंड है औपनिवेशिक दृष्टिकोण, जो कि हमको बताता है कि जब ब्रिटिश भारत में आ गए थे तो उस टाइम पर शहरीकरण किस तरीके से प्रभावित हुआ, उस टाइम पर कौन कौन से शहर थे, जैसे बॉम्बे, मद्रास, इन सब के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण हमको क्या बताता है, इतिहास लेखन का जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण है ये हमको ब्रिटिश इतिहासकारों के बारे में बताता है कि उन्होंने भारतीय शहरीकरण के बारे में अपने इतिहास लेखन में क्या क्या लिखा है, ठीक है, जिससे हमको औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयवादी दृष्टिकोण, जो कि शहरीकरण को भारत की प्राचीन समृद्धि से जोड़ता है, ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण, अब कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास लेखन आधुनिक दृष्टिकोण
से किया है। ठीक है, उन्होंने शहरीकरण के आधुनिक दृष्टिकोण को इसमें शामिल किया है। उन्होंने शहरीकरण को आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणों से समझा है तथा दूसरों को भी बताया है कि शहरीकरण को कैसे आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। नवीनतम तकनीक जैसे कार्बन डेटिंग तथा जीआईएस का उपयोग भी इसमें किया गया है। आइए अब जानते हैं कि जब हम शहरीकरण तथा नगरीकरण का अध्ययन करते हैं तो इस दौरान हमको कौन कौन से मुख्य बिंदु देखने को मिलते हैं शहरीकरण के बारे में। तो इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको सभ्यता के विकास के चरण जानने को मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख शहर थे। हड़प्पा सभ्यता जो कि भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, कैसे यहाँ पर लोग रहते थे, उनकी संस्कृति क्या थी। इसके अलावा वैदिक काल में नगरों का आरंभ कैसे हुआ ये भी जानने को मिलता है। उसके बाद मौर्य तथा गुप्त काल के दौरान कैसा शहरीकरण था, कैसी नगर योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, मौर्य सम्राट जो थे उन्होंने कैसी नगर योजना बनाई। गुप्ता काल में जो चंद्रगुप्त हुए उन्होंने कैसी योजनाएं बनाई। ठीक है, ये सब कुछ जानने को मिलता है। एंड व्यापार तथा संस्कृति के केंद्र के रूप में शहरों का क्या महत्व था ये भी हमको जानने को मिलता है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत, किलाबंद शहर, धार्मिक स्थलों का महत्व, इन सब के बारे में भी शहरीकरण का अध्ययन जब हम करते हैं तो जानने को मिलता है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान भी औपनिवेशिक शहरों का विकास हुआ था जो कि हमको आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में जानने को मिलता है। आइए अब देखते हैं इसकी उपयोगिता क्या है। तो शहरीकरण के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे हमको ऐतिहासिक तथा सामाजिक आयामों को समझने का मौका मिलता है कि शहरीकरण के ऐतिहासिक तथा सामाजिक आयाम क्या है, इतिहास में शहरीकरण कैसा था, वर्तमान शहरीकरण की समस्याओं तथा उनके समाधान निकालने में मदद मिलती है। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक तथा स्थापत्य धरोहर की महत्वता को पहचानने में भी मदद मिलती है कि भारत की संस्कृति तथा स्थापत्य धरोहर जो है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे इतिहास तथा वर्तमान के लिए भी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रथम शहरीकरण, इसकी उत्पत्ति, विकास, पतन तथा निरंतरता। तो जो पहला शहरीकरण का चरण था उसकी उत्पत्ति कब हुई, उसका विकास कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। तो अगर हम बात करें उत्पत्ति की तो इसकी उत्पत्ति 2600 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान था सिंधु घाटी क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले फ्लरिश हुई थी यानी कि विकसित हुई थी। तो वो क्षेत्र था सिंधु घाटी क्षेत्र। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था इसका विकास तथा इसका उदय जो था वो सबसे पहले सिंधु घाटी क्षेत्र में हुआ था जो कि वर्तमान में भारत तथा पाकिस्तान में है। आइए अब इसके कारण देख लेते हैं। तो इसके कई कारण थे। कृषि का विकास, वहाँ पर लोग जो थे वो सिंधु घाटी क्षेत्र में क्यों आकर बसे, ताकि वहाँ पर एक नई सभ्यता का उदय हो। तो इसके कारण क्या थे कि वहाँ के जो लोग थे उन्होंने सिंधु घाटी क्षेत्र को ही क्यों चुना, वहीं पर वो क्यों बसे। तो इसके कई कारण थे। पहला, एक कृषि का विकास करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर भी लोग खेती करते थे तो खेती के लिए सिंचाई करनी होती थी जिसके लिए जल की आवश्यकता होती थी। तो वो क्या करते थे, ऐसे क्षेत्र में बसना पसंद करते थे जहाँ पर जल की उपलब्धता हो। ठीक है, ताकि वो जल संसाधनों का उपयोग कर सकें। तो इसलिए वो सिंधु घाटी क्षेत्र में आकर बस गए ताकि वो कृषि का विकास कर सकें, अलग अलग फसलें उगा सकें जैसे गेहूँ, जौ, इन सब की खेती कर सकें। नेक्स्ट है व्यापार तथा शिल्प का विकास। इसके अलावा अच्छी जलवायु तथा उपजाऊ भूमि, वो क्षेत्र जहाँ पर आसपास जल हो वहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है एंड वहाँ की भूमि की जो पैदावार होती है वो ज़्यादा बेहतर देखी जाती है। तो इसीलिए जो लोग थे वो सिंधु घाटी क्षेत्र में बसे एंड वहीं से हड़प्पा सभ्यता फिर धीरे धीरे भारत के आधे से ज़्यादा हिस्से में फैलनी शुरू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है इसका विकास कैसे हुआ। तो इसका विकास हुआ जब इसके अलग अलग नगर स्थापित हुए। कुछ प्रमुख नगर देख लीजिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल।
ये कुछ मुख्य नगर है हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, अगर हम बात करें विशेषता की तो इसकी विशेषता क्या थी। पहला है योजनाबद्ध नगर निर्माण। नगर का जो निर्माण था वो योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। जितनी भी गलियां थी वो सारी 90 डिग्री पर क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी सड़कों से। ठीक है, सड़कों को 90 डिग्री के कोण पर वो मिलती थी सड़कों से। तो हर गली में ये बात देखी गई, जितनी भी गलियां थी वो सड़कों से 90 डिग्री का कोण बनाती थी। ठीक है, इसी को ग्रिड पैटर्न यानी कि ग्रिड पद्धति कहा जाता था। सड़कें काफ़ी अच्छी थी, पक्की ईंटों के मकान होते थे, जल निकासी यानी कि वाटर ड्रेनेज की अच्छी फैसिलिटी होती थी। इसके अलावा विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ भी देखने को मिला है। अनाज भंडार यानी कि अनाज को रखने के लिए भंडार घर भी देखने को मिला है हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, लेखन प्रणाली भी मिली है लेकिन उसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसके अलावा व्यापार तथा शिल्प के बारे में ये जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मोती, आभूषण, कपड़ा, बर्तन इन सब का व्यापार करते थे। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं पतन। इसका पतन कैसे हुआ। तो समय अवधि 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो था इसका पतन 1900 ईसा पूर्व के बाद हुआ। 1900 ईसा पूर्व के बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई। कारण क्या थे, बहुत सारे कारण थे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, ये बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिले, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है, जलवायु परिवर्तन देखा, यानी कि जलवायु परिवर्तन होने लग गया, जिसकी वजह से भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। नेक्स्ट है सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन। सिंधु नदी जो थी उसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया, जिसके कारण वहाँ पर अकाल पड़ गया। ठीक है, जल की कमी हो गई। अगला है विदेशी आक्रमण। कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन को विदेशी आक्रमण से भी जोड़ते हैं। उनका मानना है कि आर्यों का आगमन हो गया था, जिसके कारण आर्यों ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता पर हमला कर दिया और इस वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, एंड इसी विदेशी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आंतरिक तथा सामाजिक आर्थिक संकट भी देखने को मिलते हैं। कुछ सामाजिक और आर्थिक संकट थे जिनकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रहे थे, जिसके कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया। आइए अब देखते हैं इसकी निरंतरता कि आज भी क्या क्या प्रभाव है जो कि देखने को मिलते हैं। तो सांस्कृतिक प्रभाव है जो कि देखने को मिलते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन आज भी बनाए जाते हैं, शिल्पकला आज भी काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, कृषि प्रणाली, सिंचाई, धार्मिक प्रतीक, पशुपति की मुहर मिलती है। मातृ देवी की पूजा के लिए भी मातृ देवी की प्रतिमा हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें है जो कि आज भी निरंतर बनी हुई है, जो कि हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती हैं, याद दिलाती हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की गई, एक्सकेवेशन हुआ यानी खुदाई की गई, तो मिट्टी के बर्तन, शिल्पकला से संबंधित काफ़ी सारा सामान खुदाई के दौरान मिला। ठीक है, तथा पशुपति, शिव जी की प्रतिमा, मुहर, ये सब भी देखने को मिली। मातृ देवी की पूजा करते थे वो लोग, ये हमें तब पता चला जब मातृ देवी की प्रतिमा यानी कि मदर गॉडेस की जो प्रतिमा थी वो खुदाई के दौरान देखने को मिली। इसके अलावा पशुपति शिव जी के प्रतीक के रूप में शिवलिंग के अवशेष भी देखने को मिले हैं, जो कि हमको हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। ठीक है, संकेत देते हैं। नेक्स्ट है नवीन सभ्यताओं पर प्रभाव। तो हड़प्पा सभ्यता जो था इसके बाद और भी सभ्यताओं के बारे में खोज की गई, जैसे वैदिक सभ्यता। ठीक है, गंगा घाटी के शहरीकरण पर क्या प्रभाव पड़े इसका भी अनुमान लगाने का प्रयास किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता थी, जिसने वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दुनिया को नई दिशा दी। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरी शहरीकरण, उत्पत्ति, विकास, पतन तथा निरंतरता, यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन। तो दूसरा शहरीकरण जो था, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, आइए जानते हैं।
अगर हम बात करें उत्पत्ति की, तो इसकी जो उत्पत्ति थी वो लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। ठीक है। गंगा घाटी तथा उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कारण क्या थे? इसके कारण थे लोहे के उपयोग का विकास, जिससे कृषि उपकरणों में सुधार हुआ, सरप्लस यानी कि अधिशेष उत्पादन, जिसने व्यापार तथा शहरीकरण को बढ़ावा दिया, जनसंख्या में वृद्धि होने लग गई, स्थायी बस्तियों का निर्माण हुआ, वैदिक काल के पश्चात आर्थिक तथा सामाजिक संगठन में परिवर्तन हुआ। तो ये सब कारण थे दूसरी शहरीकरण व्यवस्था के। ठीक है, दूसरा शहरीकरण यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन के ओरिजिन होने के कारण थे ये। जो दूसरी शहरीकरण व्यवस्था थी उसका जो उदय था यानी कि उसकी जो उत्पत्ति थी वो गंगा घाटी में हुई थी। आइए अब देखते हैं इसके विकास के चरण। तो जो दूसरी शहरीकरण व्यवस्था थी इसके दौरान महाजनपदों का उदय हुआ। ठीक है, 16 महाजनपद थे जिनका विकास हुआ। मौर्य समाज के अंदर राजनीतिक एकता भी देखने को मिली। ठीक है, मौर्य साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ तथा इसमें राजनीतिक एकता भी देखने को मिली। इसके अलावा नगरों का विकास हुआ। प्रमुख नगर थे पाटलिपुत्र, वाराणसी, वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी। ये प्रमुख नगर थे। नगर व्यापार, शिल्प, प्रशासन आदि के केंद्र बने। नेक्स्ट है व्यापार तथा वाणिज्य। आंतरिक तथा बाहरी व्यापार का विकास हुआ। सिक्कों का प्रचलन बढ़ गया। तो ये प्रभाव किस पर पड़ा? व्यापार पर पड़ा। ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी कि दूसरे शहरीकरण के दौरान पंचमार्क कॉइन्स यानी कि पंचमार्क सिक्के देखने को मिले। मतलब कि वो सिक्के जिन पर क्या किया जाता था? चित्र बनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट है धर्म तथा संस्कृति। अब दूसरी जो अर्बनाइजेशन थी, सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो फेज था, इसके दौरान बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रसार हुआ। शिक्षा तथा कला का विकास हुआ उच्च स्तर पर। तो ये प्रभाव दूसरी अर्बनाइजेशन यानी कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में देखने को मिले। दूसरे शहरीकरण के दौरान ये प्रभाव देखने को मिले। नेक्स्ट है पतन। अब जो सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज था इसका डिक्लाइन यानी कि पतन कैसे हुआ? तो दूसरी शहरीकरण व्यवस्था के पतन के बहुत सारे कारण थे। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग किया लोगों ने। जब प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई। ठीक है, जिसके कारण इस शहरीकरण का अंत हुआ। राजनीतिक अस्थिरता तथा आंतरिक संघर्ष से भी इसे जोड़ा जाता है। उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण हुए। बहुत सारे विदेशी आक्रमण किए गए, जैसे यवन, शक, कुषाण, इन सब शासकों ने विदेशी आक्रमण किए। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का संकट आ गया। नगरों की उपेक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन बढ़ गया। ठीक है, तो इन सब के कारण सेकेंड अर्बनाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। आइए अब देखते हैं निरंतरता यानी कि कॉन्टिन्यूटी। वो चीज़ें जो भी आज भी बरकरार है, वो चीज़ें जो कि आज भी देखी जाती हैं। कृषि तथा व्यापार ने शहरीकरण की नींव को बनाए रखा, यानी कि कृषि तथा व्यापार बंद नहीं हुआ, ये एज इट इज़ चलता रहा। बौद्ध तथा जैन धर्म के शिक्षण केंद्रों का संरक्षण किया गया ताकि भविष्य में इसको संजो कर रखा जा सके। आज भी आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे स्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है। गुप्ता साम्राज्य के दौरान शहरीकरण का पुनर्जागरण हुआ। सामाजिक तथा धार्मिक परंपराओं का निरंतर विकास हुआ। आइए अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। दूसरी शहरीकरण ने भारतीय सभ्यता को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध किया। यह प्रक्रिया समय के साथ विकसित हुई तथा बाद के ऐतिहासिक काल में भी इसकी छाप दिखाई देती है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। शहरी उत्कर्ष। शहरी उत्कर्ष का मतलब होता है अर्बन एफ्लोरेसेंस। अब शहरी उत्कर्ष क्या होता है? शहरी उत्कर्ष का मतलब होता है हम उन सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करें जो कि शहरीकरण को बढ़ावा देती हैं। ऐसी गतिविधियाँ
जो कि शहरीकरण को बढ़ावा देती है, उन गतिविधियों का विकास करना ही शहरी उत्कर्ष कहलाता है। ठीक है, तो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जो कि शहरीकरण के विकास में मदद करती हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रयोग की जाती है शहरीकरण के विकास में। तो इन गतिविधियों को ही बढ़ाना, इन गतिविधियों को ही प्रमोट करना, ताकि शहरीकरण का विकास हो पाए, ताकि शहरीकरण बढ़ जाए, वही कहलाता है शहरी उत्कर्ष। इसमें राज्य की भूमिका, व्यापार का विकास तथा धर्म का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं किस तरीके से राज्य, व्यापार, धर्म इत्यादि का उपयोग शहरी उत्कर्ष के लिए किया जाता है, यानी कि शहरीकरण को बढ़ाने के लिए राज्य, व्यापार तथा धर्म का उपयोग कैसे किया जाता है। तो पहला है राज्य, यानी कि स्टेट। अब राज्य जो है ये क्या करता है, प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करता है, क्योंकि किसी भी राज्य में प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जितना बेहतर होगा, उस राज्य में शहरीकरण उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रशासनिक नियंत्रण शहरीकरण के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा है राजस्व संग्रह। शहरीकरण को बढ़ाने के लिए राज्य जो है वो क्या करते हैं, राजस्व का संग्रह करते हैं, यानी कि टैक्स का कलेक्शन करते हैं, एंड उस राजस्व की मुद्रा का उपयोग वो किस में करते हैं, राज्य के सुधार में करते हैं। ठीक है, राज्य के विकास में करते हैं। तो राजस्व संग्रह जो है ये बहुत ही मुख्य कार्य है जो कि राज्य के द्वारा किया जाता है शहरीकरण के विकास के लिए। क्या करते हैं वो, राजस्व यानी कि टैक्स कलेक्ट करते हैं एंड देन उसको इन्वेस्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट में, डेवलपमेंट में। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा विकास होगा, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा शहरीकरण बढ़ेगा। नेक्स्ट है सुरक्षा तथा स्थिरता। राज्य जो है ये अपने शहर में आने वाले लोगों को व्यापार तथा धार्मिक गतिविधियों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी राज्य में व्यापार तथा धार्मिक गतिविधि के लिए लोगों को जितनी ज़्यादा सुरक्षा दी जाएगी, लोग उतना ज़्यादा उस शहर में बसना चाहेंगे। ठीक है, एंड उतना ज़्यादा शहरीकरण बढ़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, राज्य सुरक्षा तथा स्थिरता प्रदान करते हैं व्यापार तथा धार्मिक गतिविधियों के लिए अपने राज्य में आने वाले लोगों को। नेक्स्ट है व्यापार। अब स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ये भी शहरीकरण के विकास में मदद करता है। अब वो प्लेसेस, वो स्थान जहाँ पर व्यापार ज़्यादा हो, चाहे वो स्थानीय व्यापार हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर बसने लगते हैं, जिसकी वजह से शहरीकरण बढ़ता है। तो इसलिए व्यापार जो ये भी मुख्य भूमिका निभाता है शहरीकरण के विकास में, चाहे वो स्थानीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। नेक्स्ट है मार्गों का विकास। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर व्यापार मार्गों यानी कि ट्रेड रूट्स का डेवलपमेंट किया जाता है, विकास किया जाता है, ताकि जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर उनको कोई समस्या ना हो। बाज़ारों का विस्तार किया जाता है, जिससे शहरीकरण के विकास में मदद मिलती है। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग का उदय। व्यापार से नए सामाजिक वर्गों का निर्माण होता है, जैसे व्यापारी तथा कारीगर, इन सब का निर्माण होता है, तथा ये शहरों में एक नई पहचान के साथ रहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से शहरीकरण को बढ़ावा देने में व्यापार का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। नेक्स्ट है धर्म। अब धर्म जो है ये भी शहरीकरण के प्रभाव को बढ़ाता है। ज़्यादातर हम देखते हैं वो स्थान जो कि धार्मिक संस्थान हो, जहाँ पर वो स्थान क्या होते हैं, धार्मिक शहरों में बदल जाते हैं। ठीक है, वो स्थान जहाँ पर मंदिर हो, स्तूप हो या अन्य कोई धार्मिक केंद्र हो, उसका निर्माण भी शहरीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनके आसपास भी बड़ी संख्या में आप बाज़ार देखेंगे, जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है। अब वहाँ पर जो लोग हैं वो आकर रहना भी शुरू कर देते हैं तथा व्यापारिक गतिविधियाँ भी वहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से मंदिर का निर्माण जो है ये भी शहरीकरण को बढ़ाता है, क्योंकि धार्मिक संस्थान अगर वहाँ पर होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर रोज़गार के नए अवसर खुलेंगे, क्योंकि लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगे तो वो पूजा का सामान खरीदेंगे वहाँ पर बैठे लोगों से।
ठीक है। एंड वो लोग जो कि पूजा पाठ से रिलेटेड सामान बेच रहे हैं उनको भी मुनाफा होगा एंड वो लोग वहीं पर रहना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से धार्मिक संस्थान जो है ये भी शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है तीर्थाटन, यानी कि तीर्थ स्थलों का महत्व भी काफ़ी ज़्यादा होता है शहरीकरण के विकास में। ठीक है, तीर्थ स्थल के आसपास भी शहरों को बहुत बड़ी संख्या में हम विकसित होते हुए देखते हैं। ठीक है, जहाँ पर तीर्थ स्थल हो वहाँ पर शहरीकरण तेज़ी से होता है, क्योंकि जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर यात्री आते हैं, लोग आते हैं पूजा करने के लिए। एंड जब वो लोग वहाँ पर जाएंगे तो उनको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे वहाँ पर आसपास से। तो इसके लिए क्या होगा, बाज़ारों का निर्माण होगा। जब बाज़ारों का निर्माण होगा तो अपने आप शहरीकरण की रफ्तार तेज़ होगी। ठीक है, तो तीर्थाटन जो है ये भी शहरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव। धार्मिक गतिविधियाँ शहरों में सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। धार्मिक गतिविधियाँ जो है इनसे क्या होता है, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास होता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, मंदिर के बाहर आपको मार्केट यानी कि बाज़ार छोटे मोटे देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको पूजा पाठ का सामान आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो अब मंदिर के पास जब बाज़ार का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। ठीक है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका आर्थिक विकास होगा। तो इस तरीके से धार्मिक गतिविधियाँ जैसे तीर्थाटन ये शहरीकरण के विकास में मदद करती हैं। तो इस तरीके से राज्य, व्यापार तथा धर्म के आपसी समन्वय से शहरी उत्कर्ष संभव होता है। आइए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औपनिवेशिक काल में शहरीकरण, यानी कि अर्बनाइजेशन इन कॉलोनियल पीरियड। अब औपनिवेशिक काल में जो शहरीकरण था उसका स्वरूप ब्रिटिश शासन की नीतियों तथा उद्देश्यों के अनुसार विकसित हुआ। यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो नीति बनाई तथा ब्रिटिशर्स का जो उद्देश्य था उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप उन्होंने शहरों का विकास किया। ठीक है, पहला है व्यापार तथा अर्थव्यवस्था। ब्रिटिश शासन ने व्यापार के केंद्रों को बढ़ावा दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत में मुख्यतः व्यापार करने के लिए ही आए थे, तो इसलिए उन्होंने व्यापार के केंद्रों को बढ़ावा दिया। बहुत सारे व्यापारिक शहरों का उन्होंने विकास किया, जैसे कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये कुछ प्रमुख शहर थे जहाँ पर व्यापार होता था। एंड ये शहर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मुख्य थे ब्रिटिश पीरियड के दौरान। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इन शहरों को बंदरगाह के रूप में अंग्रेज़ों ने विकसित किया, जिससे वस्त्र, मसाले, कच्चे माल इन सब का निर्यात आसानी से, सुगमता से किया जा सके। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत से मसाले, कच्चे माल इन सब का निर्यात विदेशों में करना। ठीक है, अपने देश में ब्रिटेन में करना तथा ब्रिटेन से तैयार वस्त्रों को भारत में आयात करना। तो इसके लिए क्या किया जाता था, बंदरगाह बनाए जाते थे। एंड अंग्रेज़ों ने कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास इन सब जगहों को ही बंदरगाह के रूप में विकसित किया, ताकि वो वस्त्रों का आयात भारत में कर सके तथा मसाले व कच्चे माल का निर्यात ब्रिटेन में कर सके। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भी उन्होंने शहरी केंद्रों का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट है शहरी योजना, अर्बन प्लानिंग। औपनिवेशिक शहरीकरण के तहत नए इलाकों का निर्माण हुआ, जैसे सिविल लाइंस, कैंटोनमेंट एरिया। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी तथा भारतीय नागरिकों के बीच में सामाजिक व भौगोलिक विभाजन स्पष्ट रूप से देखा जाता था। ठीक है, तो ये जो शहर थे सिविल लाइंस, कैंटोनमेंट एरिया, ये ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश अधिकारियों के लिए स्पेशल तैयार किए थे। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत में आकर शहरी योजना की। उन्होंने ये योजना बनाई कि कौन सी ऐसी जगह होगी शहर में, कौन से ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी रहेंगे। ठीक है, तो ये जो शहर थे जहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी रहते थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने रहने के लिए विकसित किए थे, वो शहर आम नागरिकों के शहर से काफ़ी ज़्यादा भिन्न थे, अलग थे। ठीक है, जो कि सामाजिक व भौगोलिक विभाजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते थे। अब ये जो शहर थे इनमें आधुनिक सुविधाएं भी
देखने को मिलती थी, जैसे रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, प्रशासनिक भवन, इन सब का निर्माण ब्रिटिशर्स ने किया। थर्ड है परिवहन तथा संचार। परिवहन तथा संचार में भी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया। रेलवे, सड़क, बंदरगाहों का विकास किया ताकि कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना आसान हो जाए। ठीक है। ब्रिटेन के उत्पादों के आयात निर्यात के लिए बंदरगाह बनाए। रेलवे का निर्माण किया ताकि छोटे गांवों तथा शहरों को व्यापारिक केंद्रों से जोड़ा जा सके, जिससे शहरीकरण को गति मिले। ठीक है। एंड ऐसा ही हुआ, जब रेलवे का विकास हुआ तो इसने शहरीकरण की गति को बढ़ा दिया। नेक्स्ट है आधुनिक डाक तथा तार व्यवस्था का विकास किया। ठीक है। अंग्रेज़ों ने टेलीग्राम सर्विस, डाक सर्विस ये सब शुरू की ताकि शहरीकरण को गति दी जा सके। ठीक है। नेक्स्ट राजनीति तथा प्रशासन। प्रमुख शहरों को प्रशासनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया गया। भारत के विभाजन के दौरान भी शहरीकरण का स्वरूप राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ। औपनिवेशिक कानून तथा प्रशासनिक संरचना के तहत शहरीकरण को नियंत्रित किया गया। मतलब कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, ऐसी प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया जिसने शहरीकरण को नियंत्रित किया। ठीक है, तथा प्रभावित किया। औपनिवेशिक काल में जो शहरीकरण था ये व्यापार, प्रशासन व बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं पर केंद्रित था। हालांकि यह भारतीय समाज की ज़रूरतों तथा संस्कृति के अनुकूल नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक हितों को पूरा करने के लिए ही था। यानी कि औपनिवेशिक काल में जो शहरीकरण हुआ उसका उद्देश्य भारतीय समाज की ज़रूरतों या संस्कृति को विकास देना या विकसित करना नहीं था। इसका उद्देश्य था औपनिवेशिक हितों को पूरा करना। ठीक है। तो यहीं से हमारा ये जो टॉपिक है एंड ये जो पूरी यूनिट्स है ये सारी कंप्लीट होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।